नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एमपी टेट वर्ग 3 2025 की नई भर्ती प्राथमिक के लिए भर्ती है। पाठ्यक्रम को मैंने देखा क्योंकि मैं टीचिंग आपको पढ़ाता हूं। आपको यूपी टेट, सुपर टेट और डी ट्रिपल एस बी, केबीएस जो भी टीचिंग की भर्तियां होती है बीपीएससी से लेकर के सभी जगहों पर मैं आपको मैथ सेगमेंट कवर कराता हूं। 1 से 5 के लिए भी और 6 से 8 के लिए भी। मैंने भी पाठ्यक्रम देखा। प्राथमिक का पाठ्यक्रम है, मतलब 1 से 5 का। और इस पाठ्यक्रम को देख करके थोड़ा सा अचंभित रह गया कि किस स्तर पर सोच करके इस पाठ्यक्रम को बनाया गया है और कैसे अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर पाएंगे। ये बड़ा जैसे डाउट का विषय होता है। और सबसे बड़ी बात, जो अभ्यर्थी का मेंटल लेवल होता है उसको देखकर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मैं आपको इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी को एक्सप्लेन करूंगा। 50 दिन का वक्त है, क्योंकि आपको पता है कि 31 अगस्त से इसका एग्जाम है। नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, कंफर्म हो चुका है। 18 तारीख से फॉर्म भराया जाएगा। मैंने विस्तृत डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। मेरे दिमाग में था कि मैं आपको विषय के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। और खास करके मेरा विषय गणित है, तो और मुझसे आप अलग अलग वर्ग से जुड़े हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं अवेयर भी कराऊं। क्योंकि आप किसी भी टीचिंग की परीक्षा देते हैं और एक परीक्षा दूसरे से कनेक्ट करती है। बीपीएससी अगर आप देते हैं तो वो भी यूपी से कनेक्ट करती है, केवीएस से, डीटीपीएलएसबी से, यूपी के एग्जाम से, एमपी के एग्जाम से, झारखंड के एग्जाम से, उत्तराखंड के एग्जाम से। अलग अलग स्टेट की टीचिंग भर्ती का मेंटल लेवल और जो कैरिकुलम होता है एक जैसे ही प्लान करके बनाया जाता है। थोड़ा सा अप डाउन्स रहते हैं, पैटर्न आजकल के नए पाठ्यक्रम के आधार पर लेकर बनाए जाते हैं। लेकिन इस एमपी टेट वर्ग 3 का जब मैंने पाठ्यक्रम देखा तो मुझे थोड़ा सा मतलब शॉकिंग लगा इस पाठ्यक्रम को देख करके कि क्या प्राथमिक पर भी इस स्तर का कैरिकुलम दिया जा सकता है। और 50 दिन का ही समय है। अगर देखा जाए तो आज आप 13 तारीख को हैं और अगले 15-16 दिन के बाद एक महीना खत्म हो जाएगा, फिर आपका अगस्त ही है, लास्ट अगस्त से पेपर है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 40 से 50 दिन का वक्त टोटल बचा है। क्या इतने समय में पॉसिबल है? एक बार थोड़ा सा अगर आप मैथ से अवेयर हैं तो आप टॉपिक को समझे। इससे पहले आप इतना जरूर जान ले कि इस पेपर का पैटर्न क्या है एग्जाम का। आप सबको पता होना चाहिए कि कुल मिला के मुख्य परीक्षा के लिए, देखिए हाँ, इस बात से मैं जरूर सहमत हूं कि मुख्य परीक्षा के लिए ऐसा ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे यूपी में सुपर टेट है, वहां पर 15 विषय, 14 विषय पढ़ने होते हैं और ये बहुत बड़ी झंझावात है। आपको जो पात्रता परीक्षा उसमें इन चीजों को निर्धारित करना चाहिए। जैसे हम जो समझ पा रहे हैं, सीडीपी से लेकर के तमाम जो अलग अलग विषय होते हैं पात्रता परीक्षा में निर्धारित करिए। मुख्य परीक्षा निश्चित तौर पर आपके वर्किंग से ही रिलेट करना चाहिए। और वर्किंग से रिलेटेड देखिए, जैसे इसमें दिया है 5 विषय इसने मेंशन किया, हालांकि विषयों की संख्या बढ़ जाएगी। लैंग्वेजेस में दोनों लैंग्वेज रखा है, ये सही है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का नॉलेज होना चाहिए। आजकल इंग्लिश मीडियम को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। हिंदी मीडियम से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, कभी खत्म नहीं हो सकता, और हिंदी मीडियम होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बहुत सारा वर्ग गांव से बिलोंग करता है और जीवन भर करता रहेगा, कई दशक, कई सदियों तक करता रहेगा। इसलिए हिंदी मीडियम होना बहुत मस्ट है। इंग्लिश का उपयोग होना जरूरी है, क्योंकि चीजें और टेक्नोलॉजी से अवेयर होना आपके छात्रों की जरूरत है। गणित है, साइंस है, इन दोनों को वैल्यू दी गई है। सोचिए 100 प्रश्न है, टोटल 100 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीबीटी पैटर्न का एग्जाम है। इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या क्या देखिए, कुल 100 प्रश्न है, कुल 100 नंबर है, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का है। नो नेगेटिव मार्किंग ना, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इन 100 में 50 तो केवल मैथ और साइंस से है। तो ये बड़ा मतलब एक बड़ा वो है। 20 क्वेश्चन आपके मैथ से हैं और 30 क्वेश्चन आपके साइंस से। तो साइंस का भी रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया इसमें। साइंस की इंपॉर्टेंस, साइंस की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और सामाजिक विज्ञान एसएसटी वाला जो आपको सोशल स्टडीज का जो हिस्सा है, वो 20 सवाल है। इसमें 4-5 विषय होंगे, आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी मतलब आईएनएम वाला हिस्सा होता है, मेनली वही होता है। इकोनॉमी होगा, करंट अफेयर्स के भी सवाल आते हैं। तो कुल मिला के 2-2, 3-3, 3-3, 2-2 सवाल आपको सबके सेगमेंट से दिखेंगे। ये जो 20 सवाल है मैथ वाले, इसको मैं पढ़ाता हूं। सुपर टेट में भी यूपी के 20 ही सवाल आते हैं, पता ही है। बिहार में जूनियर में आपको पता है कि टोटल 40 सवाल आते हैं और 8 से 9 सवाल उनके कॉमन पेपर में रहते हैं, 7 सवाल। जो बिहार का प्राइमरी है उसमें 17 से 18 सवाल। तो 18-20 का जो पैटर्न है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स के 20 सवाल आने चाहिए और 20 सवाल है, देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये है प्रॉब्लम, ये है ठीक है। इसमें जो गणित दिया गया है वो इकाई नंबर 7, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, देखिए क्या उसने मेंशन किया है। थोड़ा सा पढ़ते हैं तो समझ में बातें आती हैं। और अगर आप गणित के जानकार हैं तो आपको जरूर क्लियर होगा। जैसे सबसे पहले संख्या पद्धति लिखा, जिसे आप नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर सिस्टम लिख दिया तो निश्चित तौर पर
बहुत कुछ शामिल हो जाता है, मतलब एक चीज नहीं होती, बहुत कुछ होता है नंबर सिस्टम में। देखिए क्या क्या उसने शब्द एक्सप्लेन किए हैं। मूलभूत संक्रियाएं मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये आंकिक प्रश्न होते हैं। बेसिकली हम लोग जब सुपर टेट पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, और उसमें भी लगभग लगभग वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कैलकुलेशन से रिलेट होती हैं। जोड़ने घटाने से सरलीकरण के ईच एंड एवरी एक्टिविटीज हम लोग इसमें शामिल करते हैं, करेक्ट। इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो पात्रता परीक्षा के पार्ट्स होते हैं, जो मेजरमेंट स्केल का पार्ट होता है, समय है, माप है, मुद्रा। ये भी सवाल अगर देखा जाए तो यूपी टेट के पाठ्यक्रम में होता है, जहां पर यूपी टेट प्राइमरी में ये सब चीजें आती है। मेजरमेंट स्केल का पाठ्यक्रम होता है, पैसे का मेजरमेंट, ठीक है, पैसे की तुलना, नाप की तुलना, लंबाई की, भार की, मात्रा की, सबकी ये चीजें आती है। स्थानीय मान बिल्कुल यूपी टेट का हिस्सा होता है, जिसमें हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम एक केवीएस का पाठ्यक्रम, अगर आप एनसीईआरटी के कोई भी सेगमेंट उठाइएगा तो यहाँ से पाठ्यक्रम आपको दिखेगा, सब प्राइमरी से रिलेट करता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, इसको यहाँ पर पूरी तरह शामिल किया गया है। संख्याओं की तुलना व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी, जैसे एक एक नियम का उपयोग कर लिया, डिस्कशंस की बात की गई, थ्योरेटिकल जो सवाल होते हैं। रोमन संख्याएं बिल्कुल आता है, देखिए केवीएस में बहुत बार सवाल ऐसा बनकर आया जो रोमन नंबर से एकदम कंफ्यूज किया। केवीएस का पेपर 23 वाला देख लीजिए आप लोग, तो वहां पर केवीएस में रोमन नंबर का स्टैंडर्ड बहुत था, ठीक है, रोमन नंबर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए थे। पूर्ण संख्या और संख्या रेखा है तो नंबर सिस्टम के होल नंबर का सेगमेंट है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर हम लोग पढ़ते हैं, संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संख्याओं का वर्गीकरण अर्थात संख्याएं कौन कौन किस प्रकार की हैं, कौन वास्तविक है, कौन काल्पनिक है, कौन भिन्नात्मक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इन सब पर डिस्कशन होता है। पूर्ण संख्याओं की जो प्रॉपर्टीज होती है, गुण, जिसमें संख्याओं से रिलेटेड उसके कम्यूटेटिव लॉ, हाँ, उसे एसोसिएटिव लॉ, जो अलग अलग तरीके के नियम होते हैं जो ऑपरेटर से भी रिलेट करते हैं, करेक्ट। पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, एक दूसरे रिफ्लेक्शन जो नंबर्स का होता है, बेसिकली आप इसको इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर यूज होता है। गुणनखंड फैक्टर्स की जो बात होती है, गुणज अभाज्य संख्या, जो आप सीधा सीधा देखिए फैक्टर से रिलेट करिएगा। अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइमरी कंपोजिट नंबर, करेक्ट है। सम और विषम संख्याएं, सब वही क्लासिफिकेशन से रिलेट करेंगे। संख्याओं की विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी रूल जिसे आप लोग कहते हैं। सार्वगुणनखंड और सारगुणज मतलब एलसीएम एचसीएफ आप लिख सकते हैं, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ लिख सकते हैं, इसको आप एकदम डिफाइन कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सही बात है। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक मैंने लिख दिया। पूर्णांक भिन्न मैंने फिर कहा, वहीं से पार्ट हो जाएगा नंबर सिस्टम से। परिमेय संख्या मैंने बोला ही था, वर्ग वर्गमूल सब न्यूमेरिकल एबिलिटी से आ जाएगा। घन और घनमूल आगे भी पढ़ते जाएंगे। तो अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उनके दशमलव प्रसार, केवल परिमेय के नहीं, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के भी सवाल आजकल पाठ्यक्रम में रहते हैं। आप परिमेय तो सब कर सकते हैं, अपरिमेय कोई करवाए तो बड़ी बात होती है ना। वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं जो कैलकुलेशंस होती हैं रियल नंबर्स पर, नेचुरल पर कैलकुलेशन समझ में आता है, परिमेय पे आता है, परिमेय निकालना समझ। रियल नंबर की बात अगर होती है तो बातें डिफरेंट हो जाती है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम जो सर्ड्स के रूल होते हैं, करडी की, हालांकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में डिस्कस होते हैं। अंगणित की आधारभूत प्रमेय, अब सोचो ये डिस्कशन का बिंदु है। आधारभूत प्रमेय अंगणित का जो अरिथमेटिक का होता है, जिसमें लीमा होते, थ्योरम्स होती है, न्यूमेरिक। मैं आपको पढ़ाते समय कई बार बोलता हूं कि केवल न्यूमेरिकल ओरिएंटेड मत रहिए, आजकल प्रारूप बदल रहा है, जहां पर थ्योरम्स को, जहां पर सिद्धांतों को, जहां पर डेफिनेशंस को वैल्यू दी जा रही है, और ये हो रहा है परीक्षाओं में, देखने को मिल रहा है पाठ्यक्रम में भी। अनुपात समानुपात मतलब रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है। अगर रेशियो प्रपोर्शन है, अनुपात समानुपात है, तो राशियों की तुलना होगी। अनुपात समानुपात के सीधे और प्रतिलोम समानुपात जो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है उसका उपयोग। निश्चित तौर पर यहाँ पर एज के सवाल, आय के सवाल, आय व्यय के सवाल, परीक्षा के सवाल, इस सब सवाल जो रेशियो से रिलेट करने वाले हैं वो सब बिल्कुल आएंगे। हो सकता है आपको पार्टनरशिप का भी सवाल देखने को मिल जाए, मिश्रण का भी सवाल दिख जाए। बीजगणित का उपयोग देख लीजिएगा, बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजकों के गुणनखंड है, मतलब ये अलजेब्रा है बेसिक, और अलजेब्रा होता है सुपर टेट में भी अलजेब्रा होता है, करेक्ट है। आइए देखिए, बहुपद जो पॉलिनोमियल होते हैं, एक चर वाले बहुपद, बहुपदों के शून्यक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, ये पूरी तरह से अलजेब्रा रिलेट करता है। और जब अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं, जहां पर जैसे हम बहुपद अगर कोई है, बहुपद से पहले समीकरण, समीकरण के जितने अलग अलग नेचर होते हैं, समीकरण में कोफिशिएंट क्या है, समीकरण की डिग्री क्या है, समीकरण किस प्रकार का है, कितने पद हैं, पदों का नेचर क्या है, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल है कि नहीं है, अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से विभाजित किया तो शेषफल क्या है, अगर ये शेषफल है तो यह वैल्यू कितनी, जैसे आपको बहुत सवाल ऐसे दिख जाता है, जूनियर में दिखता है खास करके, ठीक है, प्राइमरी में कम आता है, लेकिन प्राइमरी में गुणनखंड पूछता है, भरपूर पूछता है।
बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, अब सोचो, शून्यक तो चलो, शून्यक का मतलब समझते हैं, जीरोस मतलब गुणनखंड, मूल जिसको कहते हैं। कोई बहुपद जैसे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो मान होता है वही उसका शून्यक अर्थात मूल कहलाएगा। ज्यामितीय अर्थ उसका आप सोचो ज्योमेट्रिकल नेचर क्या है। ये बड़ी मतलब अलग अलग तरह की वर्डिंग्स है, इनको कैटेगराइज करना बहुत बड़े स्तर की बात है, आसान नहीं है चीज है कि एकदम ऑर्डिनरी प्रिपरेशन नहीं काम आएगी इसमें। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों से संबंध लीजिए, दो चीज लिखा है, एक तो लिखा शून्यक, शून्यक का मतलब मूल, गुणांक मतलब क्या होते, कोफिशिएंट, किसी वेरिएबल में क्या गुणांक अप्लाइड है, उनके बीच क्या रिलेशन है। अब सोचो, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो रूल्स होते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम है, विभाजन की एल्गोरिथम जिसमें शेषफल भी आएगा, उनको अप्लाई किया जाएगा। अब सुनिए, इधर आ जाइए। रैखिक समीकरण कोऑर्डिनेट से रिलेट करता है। एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल, जो आपके एक चर के रैखिक समीकरण सिंपल होते हैं, आप सबको पता है। दो चरों के रैखिक समीकरण होते हैं, तीन चरों का नहीं आएगा, दो चरों में तो कम से कम पूछता ही है उसका हल पॉसिबल है कि नहीं है, हल अगर अनंत है, हल अद्वितीय है, तो क्या प्रोसेस होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख x और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरणों का जोड़ा, रैखिक समीकरण युग का ग्राफी विधि से हल। अब सोचो, ग्राफी विधि से हल, इसका मतलब ग्राफ भी बना के देगा। ग्राफी विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जाने वाले समीकरण। अंगणित पूरी तरह से नहीं फोकस किया है, ना देखो चाल दूरी समय है, ना तो टाइम एंड वर्क है, ना परसेंटेज है, ना प्रॉफिट लॉस है, ना ही आपका पार्टनरशिप दिया है, ना आपको एवरेज दिया है। मतलब जो अंगणित है, जो मेन मूल अंगणित है, उसको खत्म ही कर दिया इसने, प्योर एडवांस दे दिया। अगर देखा जाए तो अगर अनुपात सामान्य पद पर यहां से हटा दो और सरलीकरण हटा दो, प्योर एडवांस मैथ्स है और कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। द्विघात समीकरण, अब सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं पढ़ाता हूं तो यही तो बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर है उसको समझिए। द्विघात समीकरण को पढ़िए, समझिए, उसके मूलों की प्रकृति के बारे में जानिए, कि मूल से विविक्तिकर को पहचानिए। मैं सवाल कराऊंगा कुछ आपको प्रीवियस ईयर देख करके, प्रीवियस ईयर के सवालों का उपयोग करते हुए मैं कुछ सवाल आपको करके देता हूं। मैं इतना वादा कर रहा हूं, सवाल दूंगा आपको, ठीक है, हल करके दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए खुद प्रिपेयर करूंगा। मुझे पता है हम ऐसे ऑर्डिनरी नहीं सवाल ववाल ला करके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अगर कुछ होगा तो जरूर हम आपके लिए प्रिपरेशन प्लान करेंगे। समस्या वहां तक तो चलो ठीक है, आगे देखो बड़ी टेंशन है, अरे भगवान। ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति, सममिति रेखाएं, लाइंस, लाइन एंड एंगल, असिमेट्रिकल लाइन सुना होगा, सममिति रेखाएं एवं कोण रेखा, लाइन एंड एंगल इसको कहते हैं, पढ़ते हैं फिलहाल हम लोग, हम इसको सुपर टेट में भी पढ़ाते हैं, यूपी टेट में भी पढ़ाते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं अगर है तो समांतर हो सकती हैं, करेक्ट है, संगामी हो सकती हैं जो प्रतिच्छेदी नहीं होती हैं। कोणों के युग्म, रेखाओं के जो कोणों के युग्म होते हैं, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा जो ऐसे नहीं, सिंपल है, प्रोजेक्ट पढ़ा ही जाता है। समांतर रेखा, त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, ट्रायंगल पूरा का पूरा, ट्रायंगल्स के टाइप्स, त्रिभुज का कोण, गुण, त्रिभुज के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, ये सारी बातें जो त्रिभुज से रिलेट करने वाली हैं। त्रिभुजों में असमिकाएं, अब जब त्रिभुज पढ़ाया जाता तो आप मेरा भी पॉइंटर्स देख लीजिएगा, मैं सब लिखता हूं ये सब चीजें। त्रिभुजों की समरूपता देखिए लिखा होगा, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, उनके जो भी क्राइटेरियास होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का संबंध सबसे मस्ट होता है, मैं कराता हूं। पाइथागोरस थ्योरम जो कि समकोण त्रिभुज पे लगता है। अब त्रिभुज पढ़ाते ये आपके पास एक प्रकार का जो है पॉलीगन तो हो ही गया। अब इसी प्रकार से चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज के गुण, मतलब ये तो ज्योमेट्री में पूरा बताया जाता है, ऐसी बात नहीं है। चतुर्भुज के जितने भी गुण होते हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज होने की स्थिति होती है। मध्य बिंदु का प्रमेय त्रिभुज में भी बताया जाता है, चतुर्भुज में ही नहीं। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच आकृतियों की, अब एक ही आधार पर आएगा, त्रिभुज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक ही मतलब इस प्रकार से इसका उपयोग है। वृत्त का उपयोग, ये भाई देखिए, यहां पर त्रिभुज है, यहां पर चतुर्भुज है, यहां पर सर्कल आ गया। सर्कल और इससे संबंधित पद जीवा पर अंकित, मतलब अगर हम सर्कल पढ़ाएंगे आपको तो सर्कल का सेंटर है, सर्कल पर आर्क है, चाप जिसे कहते हैं, सर्कल पर जीवा है, सर्कल पर प्रतिच्छेदी रेखा है, सर्कल पर आपकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, सर्कल पर प्रतिच्छेदी रेखा है, सर्कल पर सीकेंट है। सर्कल के जितने भी गुण होते हैं सब पढ़ाया जाना चाहिए इसमें। अब देखिए ये वाला हिस्सा, निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय तल का उपयोग जब किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं जिसको। कार्तीय पद्धति देखिए लिखा होगा, कैसे किसी एक सिस्टम को, किसी एक पॉइंट को हम किसी एक 2D सरफेस पर प्लॉट कर सकते हैं। तल में बिंदु अलौकिक करना, जबकि इसके निर्देशांक, हालांकि बीपीएससी में इससे सवाल आते हैं, जो बिहार का प्राइमरी है और कॉमन पेपर में भी सवाल उसमें देखने को मिल जाते हैं और बहुत उपयोगी होता है कोऑर्डिनेट आज के समय पे।
यूपी के सुपर टेट में पाठ्यक्रम में नहीं है कोऑर्डिनेट, ठीक है, लेकिन यहां से देखिए कोऑर्डिनेट को बहुत वैल्यू दी जा रही है। पहले वनडे में भी नहीं आता था लेकिन बाद में आने लगा। अब देखिए जैसे अगला हिस्सा है, अब यह है 2D 3D मेंसुरेशन। जहां पर क्या पढ़ना है, जहां पर आपको पढ़ना है पेरीमीटर परिमाप, एरिया क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब आयतन। अब 2D फिगर है तो त्रिभुज है, सभी चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, काइट पतंग है। तो सभी प्रकार के चतुर्भुजों को, सभी प्रकार के त्रिभुजों को, वृत्तों को हम लोग उसका परिमाप, हम उसके क्षेत्रफल, हम उसके क्या कहते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करते हैं। 3D फिगर में हमारे पास घनाभ है, घन है, गोला है, शंकु है, बेलन है, इन सब के हम लोग सरफेसेस एरिया और इनके वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। मतलब एक कुल मिला के 2D और 3D का पूरा कंप्लीशन है। और सारी बात एक छिन्नक यहां पर लगा दिया, तो मतलब जितना कुछ मैं बोल रहा हूं, प्रिज्म है, पिरामिड है, सब इन्वॉल्व कर दीजिए। तो 2D 3D को पूरा इसने सेट किया है, पढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ पर। परिमाप और क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र मतलब त्रिभुज से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये सारी बातें उसने डिस्क्राइब करी है, बाकी इसको पढ़ाते समय हम और समराइज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब पूरी सेगमेंट में उसने एडवांस मैथ को ही भर भर के दिया है। अब यहां देखो इकाई 10 सांख्यिकी और प्रायिकता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी है तो आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण मतलब कलेक्शन। जब डिफिनीशन मेरी भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, कलेक्शन, आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का मैनेजमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जिसे मीन मीडियन मोड कहते हैं, चाहे वर्गीकृत आंकड़ा हो चाहे अवर्गीकृत आंकड़ा हो, बहुलक, ठीक है, जो मैंने आपको लिख कर दिया, परास, माध्यिका, सब ये सारी चीजें यहां पर शामिल होगी। अब प्रायिकता तो बहुत जनरल होता है, प्रायिकता तो मतलब बेसिक चीजें हैं। त्रिकोणमिति भी यहां पर ऑर्डिनरी त्रिकोणमिति रखा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ऊंचाई दूरी भी देखिए लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। जो चीज ठान ही लो क्यों संभव नहीं, बताइए। जो चीज अगर सोच ही लिया तो क्यों संभव नहीं, क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, प्लान भी करना चाहिए, तैयारी भी करनी चाहिए। 50 दिन कम नहीं होता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। और अगर मन में ठान ही लिया है ना, मन में है, तो तैयारी भी संभव है, ठीक, लेकिन मेहनत करनी होगी, ठीक है। तैयारी भी संभव है, मेहनत करनी होगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपके लगने पर, हमारे लगने पर। इंपॉर्टेंट है, मैं भी लग जाऊं, मेहनत करना शुरू कर दो आपके साथ, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और आप भी लग जाओ मेरे साथ तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। मुलाकात आपसे होगी फिर से, आपकी डिमांड पर, आपके रिक्वेस्ट पे हम इस पर प्लान करेंगे, और हम पेपर पैटर्न को देखते हुए, सवालों के नेचर को समझते हुए, सवालों की प्लानिंग और सवालों का प्रीवियस ईयर पैटर्न हम आपको देंगे, ठीक। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सुझाव आपके आने चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो लिखिएगा, हम उस पर भी बात आपसे करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।